तो आज स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में बताइए। यंग हमने क्वेश्चंस लगाए थे किसके ऊपर, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, मतलब हम लोग ने पढ़ लिया था हुक्स लॉ के ऊपर हमने क्वेश्चंस भी लगाए थे, है ना। हुक्स लॉ में ही हमने सीखा था कि क्या होता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसमें भी 3 टाइप पढ़े थे, है ना। क्या क्या पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर क्या पढ़ा था, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन क्या होता है भाई, बल्क मॉडुलस। फिर क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा। ठीक है, और बल्क मॉडुलस को K से या फिर B से डिनोट करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, न्यूमेरिकल किया था ढेर सारा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड खत्म होता है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आप कह सकते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, चलिए हाइड्रोस्टैटिक के अंदर लिखिए, 1 लाइन 2 लाइन बस लिखना है। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो यार हमने तो पढ़ा था कि 3 ही प्रकार होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 ही स्टेट होते हैं, है ना। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक है ना। अभी फ्लूइड्स पे आ गया, नया सिस्टम आ गया, है ना। ये क्या है, फ्लूइड क्या होता है बताओ, फ्लूइड्स क्या क्या होते हैं, बोलो बोलो। फ्लूइड के अंदर क्या क्या आता है, गैस और लिक्विड। ठीक है, जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा फ्लूइड पे वो गैस में भी होगा और लिक्विड के फॉर्म में जो भी सब्सटेंस होगा उसके ऊपर भी होगा। इन दोनों के लिए अलग अलग नहीं होते। हाइड्रोस्टैटिक क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहाँ पर हम लोग फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक। समझ में आया? तो सबसे पहले फ्लूइड लिख लीजिए, फ्लूइड क्या होता है। Fluids लिखिए, are the substance that can flow, are the substance that can flow और deform, या फिर तो जो डिफॉर्म हो सके और फ्लो कर सके उनको क्या कहते हैं, फ्लूइड। जैसे कि गैस, जिस शेप के आप ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर कंटेनर के अंदर गैस को फिल करोगे तो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। लिक्विड हो गया, वाटर हो गया, बॉटल आपकी सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल शेप ले लेगा। ग्लास भी आपका सिलिंड्रिकल, लेकिन उसका अगर रेडियस चेंज है तो वो अलग ले लेगा। आपने अगर एक रूम के अंदर गैस को ओपन कर दिया सिलेंडर से तो पूरी फैल जाएगी, क्यूबिकल शेप ले लेगी। तो शेप किस पे डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम जो कंटेनर है वो कैसा है। तो डिफॉर्म हो सकता है, अपने शेप को बार बार चेंज कर सकता है, फ्लो कर सकता है। समझ में आ रहा है, उनको फ्लूइड्स कहते हैं। देयरफॉर लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज कौन फॉलो करता है, लिक्विड ठीक है, इनको ही फ्लूइड्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है लिक्विड के अंदर वो सॉलिड से कम होता है लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। सबसे वीकेस्ट कहाँ होता है, गैस के अंदर। ये नहीं लिखवाऊंगा, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बहुत पहले से पता है। ठीक है, स्टैटिक्स। ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, रेस्ट। ठीक है, तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, फ्लूइड का के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और वो फ्लूइड का स्टेट क्या हो, रेस्ट पे हो इन टर्म्स ऑफ मोशन, तो उसको कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक या फिर हाइड्रोस्टैटिक। क्या कहेंगे, समझ में आया? ठीक है, आगे जब इसी चैप्टर के जब अभी आगे चलेंगे तो अपन पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो वहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या देखोगे,
स्ट्रीमलाइन फ्लो, बर्नौली प्रिंसिपल सब वहीं पर आकर के लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्से में आप फ्लूइड के बारे में जानोगे जब वो रेस्ट पर है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एक बार आप पढ़ेंगे जब वो मोशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी एक हेडिंग चल रही है हाइड्रोस्टैटिक, एक बार चलेगी हाइड्रोडायनेमिक्स। समझ में आ गया? लिखिए, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स या फिर हाइड्रो। ठीक है, fluid static and together called as फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक दोनों को पढ़ते हैं। समझ में आया? स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब हो गया स्टडी ऑफ फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में तो आप समझते ही हैं, है ना? किसी चीज़ को क्या करना, कंप्रेस करना, मतलब उनके इंटरमॉलिक्यूलर गैप को चेंज करना, है ना? कंप्रेस कर रहे हैं तो उनको करीब करीब लेकर के आ रहे हैं, तो इसी कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड फिर भी कम होगा बिकॉज उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है गैस के रिस्पेक्ट में, और उनका गैप भी कम होता है गैस के रिस्पेक्ट में। जिसके पास ज्यादा वैकेंसी, ज्यादा जगह होगी, खाली जगह, वही तो ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, एडजस्ट कर सकता है। जब कम जगह कहाँ जाएगा वो? तो कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होगा? गैस होगा। ठीक, तो ये बात भी मैं नहीं लिख पा रहा। सीधे आते हैं डेंसिटी, क्योंकि क्लियर हो गया कि लिक्विड और गैस को हम कंटेन करेंगे तो किसी ना किसी कंटेनर में करेंगे। इसका मतलब है कि उसका जो भी अमाउंट होगा उसके वॉल्यूम को, वो कंटेनर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, है ना? अगर आपने बोला कि 1 लीटर की बॉटल है तो उसके अंदर 1 लीटर ही लिक्विड आएगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होता है भाई? मास पर यूनिट। अब डिपेंड करता है किस स्टेट की डेंसिटी है। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की बात होगी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लिखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सरफेस डेंसिटी पढ़ाई थी मैंने, लीनियर डेंसिटी पढ़ाई थी। एक ऐसा वायर जिसकी बात करें, इसके पास सिर्फ लेंथ है, ना थिकनेस है और ना ही उसका कोई आपका हाइट है। ठीक है, इसका मतलब वो एक फ्लैट वायर, जैसे कि ये है ना, ये माइक का वायर है ना, तो ये पतला सा, इसकी अगर डेंसिटी निकालेंगे तो क्या इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में ही तो निकालेंगे, क्योंकि जितने भी मास होंगे वो एक लीनियर, एक लाइन में ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कोई शेप इसके पास है नहीं, तो इसको कहते हैं क्या? लीनियर डेंसिटी। तो उसकी मास पर यूनिट, इसका टोटल मास निकालूंगा, इसके टोटल निकाल डिवाइड कर दूंगा, क्या मिल जाएगा? डेंसिटी ऑफ। समझ में आ गया कि नहीं? तो डेंसिटी में भी टाइप्स होते हैं। अभी जो उनको पढ़ना है वो सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक ही पढ़ना है, बिकॉज फ्लूइड हमेशा वॉल्यूम के साथ ही होगा। तो लिख लीजिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस is defined as density. ठीक है, अभी इस चैप्टर में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? रो से। किससे? रो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, डेंसिटी एक ऐसा टर्म है जो कि कांस्टेंट होता है। इट डजेंट मैटर कि आप कितना मास ले रहे हैं, कितना, क्योंकि आप उसको उसके रिस्पेक्ट में रेशियो को सेम रखना है।
अगर स्मॉल मास लोगे तो स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा, अगर आप लार्ज टोटल मास लोगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ले लोगे। तो डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसका रेशियो मतलब मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट होता है। इट डजंट मैटर कि मास की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में सही होनी चाहिए बस, ठीक है। अब तुमने डीएम मास लिया, डीएम मतलब पूरे कंटेनर का एक छोटा सा हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, और तुमने वॉल्यूम ले लिया टोटल वॉल्यूम, तो कभी हो सकता है सही आंसर है नहीं ना। तो उसके रिस्पेक्ट में जो उतना वो मास ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, उतने वॉल्यूम से उसको डिवाइड करना है। ध्यान रखने वाली बात है कि न्यूमरेटर में जो भी लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में इसने कितना ऑक्यूपाई किया मास, अब इस मास ने कितना ऑक्यूपाई किया वॉल्यूम, इसके रेशियो से ये निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम टोटल मास लिखेंगे तो टोटल वॉल्यूम भी लिखेंगे, रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी और डायमेंशन क्या होना चाहिए? किसने बोला मीटर स्क्वायर? ग्राम पर सेंटीमीटर, और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? ठीक है, आगे बढ़ जाए। डन? इसको तुरंत याद करना है, दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं है। स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी की बात करते हैं। लिखिए इसके अंदर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द सब्सटेंस सब्सटेंस, वेट तो जानते हो कैसे निकालना है ना, टू इट्स वॉल्यूम और वेट एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स और वेट एक्टिंग पर यूनिट, ठीक है, ऑफ द फ्लूइड। दो डिफिनीशन हो गई आपकी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, वेट अपॉन वॉल्यूम दैट इज mg अपॉन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से, वेट को कैपिटल W से करते हैं। सिंबल्स बहुत सिंपल होते हैं, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी लिख सकते हैं, दैट इज, अब कहोगे कैसे, मैं कहूँगा बेटा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। समझ में आया? यूनिट आप बता देना जब आपको आ जाए, मैं यहाँ कुछ और लिखता हूँ। यूनिट और डायमेंशन मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा इसका, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बताऊंगा। स्मॉल w ऑफ प्योर वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर इज 9.81। लो भैया हमने यूनिट भी बता दी indirectly at 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी करने में इतना कष्ट हो रहा है तुम लोग को? अरे कदों, mg फोर्स हो गया, n न्यूटन, और अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, इतना टाइम थोड़ा ना होता है भाई, कुछ तो शर्म करो। हो जाएगा, बताइए, m l माइनस 2 t माइनस डायमेंशन, mlt माइनस 2 होता है, नीचे l3 है, ऊपर आएगा तो l माइनस 3 और माइनस 3 और प्लस 1 हो जाएगा -2। रिलेटिव डेंसिटी, अगला टॉपिक, रिलेटिव डेंसिटी। अगर आप ICSE से हैं तो आपने ये सब बहुत पहले पढ़ लिया है 9th और 10th में। तो रिलेटिव डेंसिटी बताएंगी तृप्ति, कह रही है कि हम ICSE से हैं सर।
नहीं बेटा ये बताओ पहले, आईसीएससी वाले बस नाम का बहुत बड़े बड़े नाम और दर्शन छोटे। किताबें देख लो इनकी तो आइंस्टाइन फेल हो जाएंगे। 9वीं क्लास में सब पकड़ा दिया 12th तक का। ऐसा कुछ नहीं है, सारे बोर्ड अच्छे होते हैं, बस बच्चे पढ़ते नहीं हैं। चले भाई बताओ तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव तो नाम में ही है। अब वो रिलेटिव वो घर वाले रिलेटिव नहीं है यहाँ पे, लेकिन है वैसा ही कुछ इनका भी यार आना है ना। रिलेटिव मतलब किसी से रिलेशन हो रहा होगा, कंपैरिजन हो रहा होगा। एक तरीका होता है पढ़ने का, भाई कंपैरिजन करना है। हाँ जो कंपैरेटिव डेंसिटी होती है वो इतना तो हम भी बोल रहे हैं यार, आगे बताओ। सर तो मेरे लाने की तरह में बोला था। है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, लिखिए भाई। इट इज जो कंपैरिजन करते हैं तो डेंसिटी में, तो यहाँ पर जनरल में क्या होता है, स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट हमेशा, तो अगर मैंने इसको नोट में लिखा है तो स्पेशली वहीं से हम हमेशा प्योर वाटर ही तो सबसे पहले आपका आएगा। तो प्योर वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है, किसी भी लिक्विड का। देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड। मेरा ये कहना जरूर है कि आईसीएससी वाले अगर ढंग से 9-10 पढ़ लें तो उनको बहुत हेल्प होगी आगे चल के। अगर एक बात है जो कि जनता को पता नहीं चाहिए, क्योंकि किताबों में अगर आप देखोगे तो काफ़ी कंटेंट ऐसा है जो कि यहाँ यूज़ होगा। टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, टू द किससे कंपेयर कर रहे हैं? प्योर वाटर से। और उसमें भी एक कंडीशन है, एट, ठीक है, इसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। आरडी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। चले भाई आगे बढ़ जाएं। इसकी डायमेंशन क्या होगी? क्यों? हैं? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी रेशियो। हाँ बिकॉज ऐसे बोलना चाहिए, बिकॉज इट इज अ टाइप रेशियो। रेशियो है, रेशियो टाइप ऑफ क्वांटिटी, पर रेशियो कभी भी यूनिट नहीं होती। और जब यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन कहाँ से होगा? तो नो यूनिट एंड यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इट इज यूनिटलेस एंड ठीक है। हो गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ गिवन फ्लूइड ठीक है बेटा। कंपेयर किससे करेंगे? प्योर वाटर से, ठीक है। तो यहाँ से आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, लिखिए स्पेसिफिक वेट ऑफ द गिवन लिक्विड। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्या सिखाया था? W इज इक्वल टू रो इंटू जी। ये फॉर्मूला याद है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ W स्मॉल w L अपॉन स्मॉल w ऑफ प्योर वाटर, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी थी? 9.87, यही थी ना। चलिए देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
रो एल इंटू जी अपॉन ये रो स्पेसिफिक वेट डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इंटू जी। अरे ये तो सेम आ गया, ये तो सेम आ गया, यहाँ से जी जी कट जाएगा और मैंने ये पाया कि एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी ये हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। प्रूफ हो गया। बट दोनों सेम नहीं होते, तो लिखिए यहाँ पर दस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज न्यूमेरिकली equal to the relative density of the ठीक है। हो गया बेटा। नेक्स्ट लिखिए प्रेशर। आपको पता ही है क्या होता है, क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। लिखिए प्रेशर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स कृष्णकांत, क्या आगे क्या है बस, अच्छा है। कृष्णकांत जी बताइए जरा, ये फोर्स जो है किसी भी एंगल पर हो सकता है? एक तो परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर। नहीं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। हाँ। कि लिखा है? लिखा कहाँ? यहाँ लिखो प्रेशर इज डिफाइंड एज द यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? रफ में लिखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ, कंडीशन होती है बेटा, द नॉर्मल फोर्स नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, ऐसे कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल। तो प्रेशर बिल्ड करने के लिए हमेशा देखो प्रेशर बिल्ड होगा, देखो लगा तो नहीं हो रहा है प्रेशर बिल्ड, एक एंगल पे कर रहा है तो भी इसका एक कंपोनेंट है। अगर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा आगे क्वेश्चन करने के लिए, देखो इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन इस एंगल को मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। रीजन क्या है, एक कंपोनेंट इसका ऐसे और एक कंपोनेंट इस तरीके, जो ये वाला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसको आगे लेके जा रहा है, और जो वर्टिकल है वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, तो इट इज नोटेड बाय कैपिटल पी, हो तो पता ही है तुम्हें क्या हो जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या होती है? पास्कल। शौर्य रट के बैठा है, पास्कल बोलने का मौका मिस हो गया। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन। पता है पूछेगा ठीक है, अच्छा तो बता दो। नहीं बता अरे डायमेंशन बता दो। एमएलटी माइनस 1 नहीं, अब अगर ये भी गलत हो गया ना, एमएलटी माइनस 1 टी माइनस 2 क्या रे, तो सही होता है। तो ऐसे बताओगे, हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तुम बता भी रहे हो तो दोनों नीचे ऊपर करके है भाई, तुम्हें सॉल्व करके पूरा ये बताना है एक बार में। मौका क्या है? चलो आगे लिखो प्रैक्टिकल यूनिट्स। लिखिए पहली यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM से लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा होता है बार, ठीक है, और एक और होता है टॉर्क। ये 3 यूनिट होती है जो प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल जानती हो, जो आप कोई एप्लीकेशन करते हैं उस टाइम पे ये यूनिट यूज करते हैं, ठीक है।
तो सबका रिलेशन भी होगा पास्कल से, क्योंकि सॉल्व तो हम पास्कल में करेंगे। ठीक, तो लिखिए 1 एटम इज इक्वल टू 1.01325 10 to the power 5 पास्कल। ये सब न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना भी आप ही को है। ठीक है, 1.01325 बार, यानी कि इधर देखो 10 to the power 5 पास्कल को अपन बार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बार। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर। अभी इन टर्म्स ऑफ मरकरी देखो, यहाँ पर एक और यूनिट होती है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये भी यूनिट बहुत यूज होती है। ठीक है, एंड लास्ट उतना ही प्रेशर बिल्ड करेगा वाटर का कंटेनर जिसमें 10.33 मीटर ऑफ के बॉटम पे जो प्रेशर बिल्ड करेगा कंटेनर। ठीक है, इतना डेप्थ होनी चाहिए पानी की। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इसको पढ़ने का तरीका 460 मिलीमीटर अगर Hg को लोगे जो प्रेशर बिल्ड करेगा उसी कह रहे हैं, उतना ही प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, उसमें भी आपका कंटेनर का पहले से स्पेसिफिकेशन फिक्स्ड है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए 1 टॉर। अब ये नहीं लिखवाऊंगा 1 बार इज इक्वल टू 5 पास्कल, पहले ही बता दिया मैंने। अंडरस्टूड लिख लो भाई, 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है, ये देखो ये 1 एटमॉस्फेरिक का है भैया ये फॉर्मूले। ठीक, फिर मैंने 1 बार का लिखा है उधर। Next, 1 torr is equal to 1 millimeter of Hg column, which is equal to 133 pascal. ठीक है, ये है और एक ये दो। ठीक है, ये सब नोट कर लो। प्रेशर क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है? प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसका रीजन लिख लो। एक मिनट रुक जाओ, चिल्लाना नहीं, चला सब एक और चिल्लाने आराम से। ये लिख लो, इसके बाद हम अपन एक चीज लिखते हैं। ये हो गया? देखिए, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इन हाइड्रोस्टैटिक pressure is transmitted equally in all direction. तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन अपन नहीं डिफाइन कर सकते। और यही जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसी की मदद से हम लोग जो क्रेन होता है ना, उसमें हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं। छोटो सिलेंडर होता है लेकिन कितनी भारी चीज़ उठा लेता है। ठीक है, तो वो आपका पतली पतली पाइपें होती है। देखो कभी अगर खराब कब होता है, जब पाइप लीक करने लगती है तो प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, तो फिर वो काम नहीं करता। वो पतली पतली पाइप में क्या होता है, ऑयल होता है। तो हम यहाँ से जब हल्का सा प्रेशर करते हैं तो वो ऑयल क्या करता है, जो बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराना है हमें, उसको अभी अपन देखेंगे, एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कैसे होता है। उसका तरीका ये होता है कि भाई लिक्विड या फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होता है वो हर दिशा में बराबर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को कम अमाउंट ऑफ फोर्स की मदद से
क्या कर सकते हैं, बिकॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम रेशियो को मेंटेन करना चाहते हैं, रेशियो मेंटेन करना है, इसमें फोर्स और एरिया को हम इंटरचेंज वैल्यू को कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, when force is applied when force is applied, कंप्लीट कर लो सेंटेंस। नेक्स्ट कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं जो प्रेशर के, वो देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर की वजह से क्या क्या होता है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वाइड वुडन और आयरन स्लीपर्स, देखा है वो, अभी तो कंक्रीट होता है हर जगह, क्योंकि वुडन की लाइफ बहुत छोटी होती है, कंक्रीट की बहुत ज़्यादा होती है, और कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है कि लकड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए हटा दिया, ठीक है। लकड़ी की लाइफ थोड़ी कम होती है, ठीक है, वियर एंड टियर ज़्यादा आते हैं, कंक्रीट में बहुत कम आते हैं, ठीक, और थोड़ा ज़्यादा उनका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ाने में काम आता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी तो स्पीड ज़्यादा हो सकती है ट्रैक की, और ऊपर से वो भारी होने की वजह से वो इधर उधर जाते नहीं है, उनकी डेंसिटी कंक्रीट की वुडन कंपैरिजन ज़्यादा होती थी, ये रीजंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाइट वुडन या फिर आयरन, ये पुरानी बातें हो रही हैं, अब नए में तो कंक्रीट लिखना चाहिए इसमें, ठीक है। दिस इज बिकॉज वेट ऑफ द ट्रेन इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ स्लीपर्स। हम सारा का सारा देखो, एक तो ट्रैक की जो विड्थ होती है बहुत कम होती है, अभी अपन ने पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ट्रेन क्या करेगा, ये फोर्स देगा उसका mg, जो कि बहुत ही ज्यादा है ना। अब एरिया ऑफ ट्रैक जो है वो बहुत कम होता है ना कम, और यह जब वो पतली सी रेल है, ऐसे होती है ना रेल, अब ये इसकी देखो ऑलरेडी बहुत कम है इसकी विड्थ, ठीक। अब इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ अगर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये तो है ना एरिया इसका, ठीक है, जो एप्लीकेबल एरिया है जो आपके सॉइल पे जाके रखा जाएगा। तो इसका मतलब इससे होगा क्या, तो भैया जब आपका फोर्स बहुत ज्यादा और एरिया बहुत कम, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये धंस जाएगी, मिट्टी में धंस जाएगी। कम करने का क्या तरीका, एरिया बढ़ा दे। तो हमने क्या कर दिया, हमने हॉरिजॉन्टल रोटेशन में ऐसे करके पहले कुछ स्लैब्स रख दी, उसको डायरेक्टली सॉइल पे नहीं रखा, ठीक। और ये हिले डुले ना, इसलिए क्या किया बताओ, हाँ, जो स्टोन्स हमने डाला उसका एक और रीजन होता है हमारा, लेकिन अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से स्टोन क्या ग्रिप प्रोवाइड करता है, ग्रिप पकड़ के रखता है उसको, ठीक है। दिस इज बिकॉज द वेट ऑफ ट्रेन क्या है, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द स्लीपर, दिस रिड्यूसेस द प्रेशर एक्टिंग ऑन द ग्राउंड एंड हेंस प्रिवेंट्स द यील्डिंग ऑफ ग्राउंड अंडर द वेट ऑफ ट्रेन, वो धंसने से बचा लेता है। क्योंकि आपका अगर देखोगे जो स्लीपर्स होते हैं उनका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ स्लीपर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, पूरा फोर्स बट जाएगा। अब जो एप्लीकेबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो रेशियो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाएगा। समझ में आया। अ शार्प नाइफ इज मोर, हाँ वही बात है भाई, चक्कू धार करते हैं नहीं होता है तो कटता नहीं है कुछ, उसका रीजन क्या है, कोई भी चीज काटनी है तो हमें हाई प्रेशर चाहिए, ठीक है। अब कितना ही बल लगाओगे, कम अगर फोर्स लगाना चाहते हो, पहली बात तो प्रेशर हमेशा क्या होता है भैया, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें अगर फोर्स कम लगाना है तो हमें एरिया को और घटा देना है, अभी रेशियो आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाएगा कि जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना प्रेशर बिल्ड कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एरिया को अपन घटा रहे हैं और फोर्स भी कम है तो काम चल जाएगा। अगर आपका नाइफ शार्प नहीं है, यानी कि इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गई है, तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तभी थक जाते हो। और जब नया चक्कू लेकर के आते हो ऐसे लगाया कट गया, है ना, सब्जी काट रहे हैं तो खुशी खुशी काट रहे हैं, नहीं तो जितनी बार काट रहे हैं मम्मी, है ना, मम्मी देखो ये नहीं कट रहा है, तो ये चीज क्यों, ये टोन जो आ रही है उसका रीजन क्या है, जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा, थकेंगे। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, कटिंग द ऑब्जेक्ट देन अ ब्लंट नाइफ, ब्लंट मतलब वही जो आपका धारदार चाकू नहीं। द प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, द शार्प नाइफ ट्रांसमिट फोर्स over a small area as compared to the blunt knife, hence the pressure exerted in case of sharp is more than that in case of blunt। समझ में आ गया। आगे, a camel walks easily on sand, हाँ भाई देखो हम लोग का देखो पैर धस जाता है, अगर जूते ना पहने तो नंगे पैर तो चलना और मुश्किल हो जाता है ना, ऐसा है कि नहीं है। जितना आप ये जूते से होता है क्या, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो अपना फोर्स भी है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ऑलरेडी वो ग्रिप नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, और आपका प्रेशर और ज्यादा तो आप और
अंदर जाएंगे सैंड के अंदर ना, तो अगर आप देखेंगे कि कैमल के नीचे जो पैर होता है वो बहुत चौड़ा होता है, नोटिस नहीं किया कभी? पतला सा तो नहीं होता, उनकी टांग पतली होती है, लेकिन उनका जो लास्ट में टो होता है वो चौड़ा होता है ना। अब उससे क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन से अगेन वही पुराना कंसेप्ट, ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं, फोर्स अपॉन एरिया की बात हो रही है, एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे से वो कर पाएंगे, है ना। बट हॉर्स कैन नॉट, इन स्पाइट ऑफ अ फैक्ट दैट कैमल इज हैवियर देन हॉर्स, दिस इज बिकॉज द एरिया ऑफ कैमल फीट इज large and compared to horse feet, so the pressure exerted by camel on the sand is very small as compared to the pressure exerted by horse। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एरिया क्रॉस सेक्शन पे दिमाग रखो और कुछ भी नहीं। अब पढ़ लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टॉर्सल एक्सपेरिमेंट। जरा आप इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे एक इसमें हेडिंग है टाइप्स ऑफ प्रेशर, चलो इसी में पढ़ा देंगे। टाइप्स ऑफ प्रेशर हेडिंग डालो, फिर ये लिखो, फिर वो पढ़ाते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत आसान है, जल्दी से देखो, जल्दी से लिख लो तो बताएं। ये एनिमेशन बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी मदद हो जाएगी। इसके बाद भी एक फिगर है, दोनों समझाएंगे, ठीक है। एक में फ्लूइड ऑलरेडी था, दो चीजें एनिमेशन में ये दिखाया गया है कि फ्लूइड ऑलरेडी ट्यूब के अंदर है। ट्यूब को उल्टा करके हमने पहले नॉब बंद कर दी, है ना, तो फ्लूइड पूरा भरा हुआ था, सील था, और उसको वर्टिकली ओरिएंटेशन उल्टा कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया, और किसके अंदर, जो आपका लिक्विड है उसके अंदर डिप कर दिया है। ठीक, उसके बाद नॉब को ओपन कर रहे हैं, तो हमने क्या पाया कि इसका जो लेवल है वो कम हो गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? लेवल कम हो गया। लेवल कैसे कम हो गया है? लेवल को कम नहीं होना चाहिए था, है ना। कम इसलिए हो गया बच्चे, अब देखो यहाँ से ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से। यहाँ पूरा क्यों नहीं खाली हुआ, एक दिमाग में ये भी आना चाहिए कि पूरा खाली क्यों नहीं हुआ। दो थॉट आते हैं, एक तो पहली बात तो हो सकता है किसी दिमाग में आए कि ये होना ही नहीं चाहिए था, जितना है उतना रहना चाहिए था, है ना, क्योंकि नीचे से आपके दिमाग में चलेगी लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा, ऊपर से लगा रहा होगा, है ना। एक दूसरा लॉजिक ये आता है दिमाग में कि यार ये पूरा खाली क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था पूरा खाली हो जाए। सिंपल सोचें कि हमने उड़ेल दिया है तो उड़ेल दिया तो पूरा खत्म हो जाए ना। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है। यहाँ पे समझिए, जो आपके सराउंडिंग है, यहाँ पर व्हाइट स्पेस जो है वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर। मतलब ये मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैसेस पार्टिकल जो हमें दिखते नहीं है ना। एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक प्रेशर बिल्ड करता है हमारे ऊपर, है ना। अब एक चीज बताओ, अभी हम इस क्लासरूम में हैं, तो इस क्लासरूम में क्या हमारे कोई प्रेशर नहीं है? बिल्कुल प्रेशर है यार। तुम किसी घर में आके बैठ जाओगे तो तुम्हारे को प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तुम्हें लग रहा है कि हम क्या वैक्यूम के अंदर है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम जो क्लासरूम के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, उनके बीच में है, तो उनके घर के अंदर तुम आ गए एक्चुअली, तो वो तुम पे प्रेशर लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं? वो तुमसे आके टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे हैं? वो पंखा चल रहा है, तुम्हें हवा लग रही है, कैसे लग रही है? वही जो गैसेस मॉलिक्यूल आके तुमसे, उन बेचारों कोई गलती नहीं है, पंखा उनको ले एक झापड़ इधर से इधर से इधर से और तुम्हारे पे आके कोलाइड कर रहे हैं। तुम्हें फील हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है कि हाँ भाई तुम्हें हवा लग रही है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी मॉलिक्यूल मिलकर क्या करेंगे, एक प्रेशर बिल्ड करेंगे। इसके ऊपर करेंगे भैया, ये दो डिफरेंट है, एक गैस है, एक क्या है, लिक्विड। तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगा ना। तो जैसे तुमने नॉब खोला, सबसे पहले क्या हुआ, जितना एक्सेस प्रेशर था, मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जब सेम रहेगा तभी ये रुकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब इधर से प्रेशर पड़ रहा था जिसकी वैल्यू कम थी और इधर से जो प्रेशर टोटल था वो ज्यादा था, तो जितना एक्सेस था वो पहले क्या कर दिया, उसकी वजह से लिक्विड फ्लो हो रहा था। प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड फ्लो हो रहा था। अरे पानी जब उठाते हो तो दबाव होता है, एक काम करो, कोई बॉटल ऐसे करके उल्टी कर लेना हाथ पे तुम्हें कुछ फील होगा, प्रेशर होता है ना। तो किसका प्रेशर होता है? लिक्विड का, जो अंदर लिक्विड है। अब तुमने उसको वैक्यूम सील कर रखा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर वो पानी तुम्हारा गिरेगा नहीं, ठीक है। अब तुम उस बॉटल को उल्टा करो, एक बकेट ले लो, ये सब घर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इस पूरे चैप्टर को घर पे ही पढ़ सकते हो। एक बकेट ले लो, ठीक है, एक मग्गे में पानी ले लो या एक ग्लास में पानी ले लो, उसमें पहले अपने हाथ पे रख लो और फिर पानी के अंदर जाना, फिर धीमे से हाथ हटा लेना, ठीक है। तो तुम्हें दिखेगा पूरा ग्लास खाली कभी नहीं होगा। वो ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास ले लेना बड़े भाई, दिखेगा तो, नहीं तो कहोगे स्टील का ग्लास ले लिया और सर क्या बता रहे थे, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रांसपेरेंट में तुम्हें एक्चुअली दिखेगा, एक्चुअली होगा क्या, फिर से समझ लो। ग्लास के अंदर का जो प्रेशर है और बाहर का प्रेशर जब समान होगा, तो जब ये पानी इसके अंदर गिर रहा होगा, तुम सोचो ना, पानी इसके अंदर भर रहा है, इसका लेवल ऊपर आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन ये गैसेस मॉलिक्यूल, चलो बेटा नीचे चलो,
है ना, तुम कहाँ ऊपर आ रहे हो, ये कह रहा नहीं अपने को ऊपर जाना है। कैसे ऊपर जाना है, बिकॉज यहाँ से जब एक्सेस आ रहा है तो उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का जो प्रेशर है वो दोनों बराबर हो जाएगा, वहीं पर आकर के ये समझ में आया। एक ये तरीका हो गया पढ़ने का, एक ये वाला तरीका हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि ट्यूब खाली थी, कह रहे हैं ट्यूब खाली थी, खाली ट्यूब को डाल दिया पानी में, अब ऑटोमेटिक पानी ऊपर चढ़ने लगा। कैसे, फिर वही बात हो गई, ट्यूब के अंदर का प्रेशर बहुत कम था, बाहर का प्रेशर ज्यादा था, तो जब तक अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं तब तक क्या, यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पर प्रेशर कम है इसलिए ऊपर जा रहा है। सिंपल लॉजिक है। अंदर और बाहर का प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तभी वो फ्लो रुकेगा। समझ में आया। तो जिस लेवल तक जाता है इससे अपन क्या मेजर कर सकते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं क्या, यस ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चल लिख लो फिर थोड़ा बहुत। Force exerted by atmospheric column गुरु जैकेट बहुत अच्छी तुम्हारी, हमको दे दो यार, बड़ी सुंदर लग रही है। वो तो हमको भी पता है कलर ब्लाइंड नहीं है हम। और ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शनल, अब हो गया बेटा, अब जो होना था वो हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ सही है, वाइट है और एक इसमें रेड भी है कुछ और एक ब्लैक भी है, 3 कलर। एट मीन सी लेवल, एट मीन सी लेवल, तुमने कंप्लेंट किया था ना आजकल लेवल ठीक नहीं चल रहा है, तो हमने कहा मेंटेन करते हैं। साल हो गए उसको बोले हुए। ये याद रखता है। इज कॉल्ड, ये देखो एक बॉटल नई नई रखी दिख रही है, कौन लाया ये, किसकी, तुम्हारी है, अच्छा अपनी ही है भाई, ये लाओ जरा पिए पानी। इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थैंक यू बेटा। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख लो फटाफट। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, के का मतलब वही होता है शायद। A tube of length 1 मीटर, लिखो फटाफट फटाफट लिखो, चैप्टर बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को एक ही बार में तैयार हो जाएगा। ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर, हमने एक मीटर की ट्यूब ले ली, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब ऊपर से नीचे तक क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, मतलब ये जो वाइट पोर्शन है इस बॉटल का ये यूनिफॉर्म है, मतलब ऊपर से ऐसे कट कर दो अगर तो यहाँ से देखना के स्टार्ट करिए है ना, यहाँ से यहाँ तक ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वही यहाँ पर होगा, इसके बाद वाले कम हो गया, ठीक। तो जितने एरिया सेम है उतने की बात है, तो ऐसी ट्यूब रही होगी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर से नीचे तक सेम, ठीक है। is taken, it is filled with mercury
विथ मरकरी, तभी तो वो लिखते हैं ना 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो वो क्या बता रहे हैं 760 मिलीमीटर कन्वर्ट करो किसमें, कितना सेंटीमीटर होगा, 76 सेंटीमीटर का दे मल्टीप्लाई कर दे। 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर हो गया। 76 देखो एनिमेशन में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, इधर आ रहा होगा, आ तो रहा है 76 है ना। 76 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 760 मिलीमीटर ना, तो हो तो गया ठीक। लिखिए इट इज फिल्ड विद मरकरी एंड इन्वर्टेड इनटू, ये एक्सपेरिमेंट बताना है कि ये आया कैसे, इन्वर्टेड इनटू अ मरकरी ट्रे मतलब ये जो ग्रेइश है वो क्या है, मरकरी से ही फिल्ड है ये, ठीक है कंटेनर। द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब कि ये वो टाइम है जब ये फ्लो रुक गया। द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम एट इक्विलिब्रियम is 76 सेंटीमीटर, is 76 सेंटीमीटर। हो गया। Then P नॉट इज इक्वल टू होता है रो जी एच। डेंसिटी ऑफ मरकरी लिखिए 13.6, जी होता है 9.8, 9.8 में ठीक है। एच कितना है 76 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। सॉल्व करने के 1.03 है 013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होगा नहीं, स्क्वायर होगा, या यूनिट चेक कर लेना बेटा, मीटर स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं 101.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेरिवेशन। तुम्हारा डेरिवेशन भी हो गया और पहले ही बता दिया, ठीक है। द अबव apparatus इज नोन एज बैरोमीटर। ये जो पूरा सेटअप है इसको कहते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट टाइप होता है गॉज प्रेशर। हो गया। नेक्स्ट है गॉज प्रेशर। आठ बजे तक तो आप लोग पढ़ने को तैयार रहते हैं हमेशा। तुम्हारी तो नाम लेने वाले थे। एक्सेस प्रेशर लिखिए। लिखिए नेक्स्ट, एक्सेस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओवर द एटमॉस्फेरिक pressure measured with the help of atmospheric pressure measured with the help of
pressure measuring instrument called gauge pressure. Done? तुम लोग के सामने दो डायग्राम बने हुए हैं, कुछ नोटिस कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ में आता है, जरा मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करता हूँ। क्या बेटा? पहले वाले में लिक्विड है। दोनों में लिक्विड है मालिक, मालिक दोनों में लिक्विड है, तुम उसके आगे सोचो। पहले वाले में प्रेशर सेम है तीनों। हाँ दूसरे में मर्क्यूरी। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, इसमें मरकरी डाल दो तो। सर इसमें प्रेशर सेम है। प्रेशर बिल्कुल बस थोड़ा और थोड़ा और देख लो, सोच लो। सब फोर्स अपॉन एरिया का रेशियो सेम है 55। और कुछ ज्यादा कॉमन सेंस यूज करोगे ज्यादा बेटर आंसर सर, होगा। ज्यादा पीएचडी लगाओगे जो कि है नहीं तुम्हारे पास, तो फिर वो वैसी ही बेइज्जती तुम्हारे पास आएगा लेक्चर। एक चीज क्लियर है कि इतना तो मुझे कॉमन सेंस दिखता है, इसमें तीनों में ओपनिंग है, इसमें एक तरफ क्लोज है, एक तरफ ओपनिंग है। एटमॉस्फेयर एक ही जगह पर अप्लाई कर सकता है प्रेशर, दूसरे वाले फिगर में और पहले वाले में, तीनों में कर सकता है। एटमॉस्फेयर तो भाई जहां ओपनिंग होगी वहीं होगा ना। यहाँ कौन सा एटमॉस्फेयर आ रहा है, तुम कौन है इसके अंदर तो हो करके आ रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एटमॉस्फेयर प्रेशर हमेशा कहाँ अप्लाई होता है? ठीक है, एटमॉस्फेयर यहाँ पर देखिए वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता। जो भी फॉर्मूला पढ़ाया था रो जी एच, रो भी कांस्टेंट, एक अगर सेम लिक्विड है तो रो तीनों में कांस्टेंट हो गया, जी हमेशा कांस्टेंट, तो इसका मतलब हाइट ऑफ द कॉलम इज द ओनली वेरिएबल ना। तो अगर देखा जाए तो जितना प्रेशर होगा वो सेम हाइट पर सेम होगा, क्योंकि P नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, है ना। तो हाइट ऑफ द कॉलम इन दिस केस and in this case will be C। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे फर्क नहीं पड़ता है उसका वॉल्यूम कितना है, फर्क किससे पड़ता है? हाइट ऑफ द कॉलम। तो सेम हाइट पर, इसीलिए अगर आपका दो कंटेनर है, उसका वॉल्यूम का साइज कुछ भी हो, उसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, एक बड़ा सा जार ले लो, उसमें एक पाइप कनेक्ट करो, एक दूसरा जार ले लो पतला सा, नोटिस करना पानी सिर्फ आपका सेम हाइट पर आकर के रुक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रेशर ऑफ लिक्विड ए बी एंड सी सेम। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक P इनसाइड है, प्रेशर इनसाइड जार, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक P आउटसाइड इज इक्वल टू P इनसाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों के कॉलम में जो गैप आ रहा है उसका कॉज क्या है? कॉज है प्रेशर डिफरेंस। क्या है? प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो यहाँ पर कभी भी आपका लेवल अलग अलग नहीं होता। अभी एक चीज सीखी कि सेम लेवल पर सेम प्रेशर होगा, इसका मतलब वी कैन से P at x is equal to P at x। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। कहाँ से सीखा? यहाँ से सीखा। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ से आ रहा है? ये हाइट जो है, तो अभी फॉर्मूला पढ़ा H रो G, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर है, सो कौन बैलेंस कर रहा है? P नॉट। तो P x डैश निकालना है, तो दिस इज योर P नॉट प्लस H रो G। P नॉट अगर ना आए तो ये पानी और ऊपर चला जाए, तो P नॉट यहाँ पर मेंटेन कर रहा है और H रो G क्या है? एक्सेस अमाउंट ऑफ जो उसके ऐड होगा। टोटल जो प्रेशर होगा P x डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? P नॉट प्लस H रो G, जिसको क्या कहेंगे? यहाँ पर एक्सेस निकालना है, फिर से भी अपने को एक्सेस ही निकालना है। तो एक्सेस अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? P x डैश से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दो तो जो बचा वही अमाउंट हो जाएगा एक्स्ट्रा प्रेशर। तो समझ में आया? अरे भाई
जो px डैश है वो तो px के लिए है ना, तो ये इतना एक्स्ट्रा कहाँ से बैलेंस हो रहा है, p0 से हो रहा है ना, तो h rho g एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ, ये p0 हटा दोगे तो ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, रुकेगा ना, p0 ही तो है जो इसको यहाँ लेवल मेंटेन कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि फिर दो तरफ से प्रेशर लग रहा है, एक अंदर से ट्यूब के अंदर से प्रेशर लग रहा है जो कह रहा है पानी को चलो बाहर बेटा निकलो, है ना, अब बाहर से एक प्रेशर लग रहा है ओपनिंग से, कौन, एटमॉस्फेरिक, जब ये दोनों बैलेंस होंगे, जिस पॉइंट बैलेंस होंगे उसी पॉइंट पर रुक जाएगा। तो एक चीज सीख गई इस वाले फिगर से कि भैया सेम लेवल पर सेम होगा, इसका मतलब सेम लेवल पर क्या आ जाएगा, P0 आ गया, वहां तक कौन काम आया, P0 आया, जो अब इस लेवल से ऊपर जितना गया वो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर जो रहा होगा जो कि h rho g से निकल जाएगा, तो px डैश पर टोटल प्रेशर कितना लगा होगा, वो h rho g प्लस P0 हो जाएगा। हाँ, अब उस एक्सेस को निकालना है तो एक्सेस h rho g था, h rho g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, px डैश माइनस ये हो गया गॉस प्रेशर, क्या हो गया, तो गॉस प्रेशर के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया h rho g। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लिख डालिए यहाँ पर p गॉस इज इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पर mg अपॉन a, और mg को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g अपॉन, ठीक है। वॉल्यूम का एक सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट ऑफ द कॉलम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट ऑफ द कॉलम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर पढ़ा है कभी, वॉल्यूम सिलेंडर पढ़ा है, ये से बड़ा है हाँ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया को हाइट से इंटू कर देंगे। देखना ध्यान से, तुम्हारे सामने प्रूफ कर रहा हूँ, h rho g प्रूफ भी करूंगा समझाऊंगा भी, तो ये क्या आ गया तेरा p कितना आया, मैथमेटिकली प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रैक्टिकली प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ अलग आएगा क्या, नहीं, ठीक है, तो p गॉस इज इक्वल टू क्या हो गया, h rho, ठीक है। देखा जाए तो p गॉस किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द कॉलम, बिकॉज डेंसिटी एंड g इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो यहां लिख लीजिए p गॉस, यस, हाइट ऑफ द कॉलम, नोट कर लें, फिर वो फिगर बना लें उसको भी नोट कर लें, ठीक है। गॉस प्रेशर उसके आखिरी में लिख लीजिए, इस ऑपरेटर से कहते हैं मोनोमीटर, किससे ही होता है, गॉस प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मोनोमीटर, नोट करिए इतना, वो लिख लिया मोनोमीटर वाली बात, नेक्स्ट लिख लिया एब्सोल्यूट प्रेशर, देखिए सम ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड गॉस प्रेशर, is known as absolute pressure, अगर इस called तो भी लिखना लिख लो, ठीक है। ठीक बेटा, ये नोट कर लो, आगे बढ़ जाएं, हाँ, अब पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, यानी कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। प्रेशर एक्सर्टिंग बाय लिक्विड, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब यार देखो एक चीज समझ लो, इफेक्टिव मास तो होता ही है, मैटर में आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ा ना मैटर का मास भी खत्म हो जाएगा। अब लिक्विड है, 1 लीटर का जो वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम के बराबर होता है, इट इज नॉट इक्वल टू बट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब ये किसके लिए, वाटर के लिए या लिक्विड कोई भी चीज़ है ना, गैस के लिए ऐसा
नहीं है। गैस के लिए अब नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद देखो अब जैसे 13.5 किलो का सिलेंडर होता है, अब वो किलो में क्यों बोल रहे हैं जब वो लीटर में होना चाहिए या किसी और यूनिट में होना चाहिए, है ना, कोई सॉलिड तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर के हिसाब से लेके चलते हैं, है ना। कंटेनर में हम कंटेनर का पहले सिलेंड्रिकल शेप कर दिया, उसके अंदर भर रहे हैं और फिर उसको वेट कर रहे हैं, और जब उसका वेट कितना आ रहा है 13.5 तो कह रहे हैं अपन ये 13.5 किलो का। अब 13.5 किलो में कितने गैसेस मॉलिक्यूल आएंगे वो डिपेंड करता है, वो कंटेनर पे डिफाइन कर दिया कि इतना होगा तो इतना होगा इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि भैया जो ग्रेविटी है वो तो सब पर लग रही है, चाहे वो कितना भी छोटा मॉलिक्यूल हो या मैटर हो, इट डजंट मैटर, है ना। मैटर डजंट मैटर, है ना। तो उसको तो धरती माता कह रही है अपन को नीचे आओ। अगर धरती माता अगर ये ना कर पाती तो गैसेस मॉलिक्यूल एस्केप ना कर जाते। अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पे लगने के लिए है या वो स्मॉल पार्टिकल्स पर नहीं लग सकता तो एटमॉस्फेयर तो होता ही नहीं, है कि नहीं। और एटमॉस्फेयर है, इसका ये क्लियर ये यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि सब पर ग्रेविटी लगेगी। इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द जो भी है आपका यहाँ पर जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो ज़्यादा इट डजंट मैटर, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर भी mg लगेगा, तो उनका कलेक्टिव एक मास अगर किसी सेंटर ऑफ मास मान लें तो उस पॉइंट पर mg लगेगा नहीं लगेगा। अब वो mg लगेगा तो ये फोर्स हो गया, कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, वो क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा प्रेशर कि नहीं करेगा। तो प्रेशर के लिए भी सुटेबल कंडीशन हो गई कि नहीं होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो ये ग्लास ऑफ वाटर है ये मेरे हाथ पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, इसका जो मास है इंटू जी वो फोर्स हो गया, और इसका जो सरफेस है जो मेरे कांटेक्ट में है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। वो पूरा फोर्स उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड होता है और जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर आता है उतना वो आता है मेरे पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है कि भाई आप जितने जो भी एरिया क्रॉस सेक्शन होगा उसके हिसाब से आपका प्रेशर एक्सर्ट होगा। चलिए तो लिख डालिए इसके अंदर, कंसीडर अ वेसल कंटेनिंग लिक्विड consider a vessel containing liquid, बनी हुई है बगल में vessel, ठीक है। As the liquid is in equilibrium, as the liquid मतलब फ्लो नहीं कर रहा, is in equilibrium, so every element of the fluid is also in equilibrium. होगा या नहीं होगा भाई, सारे एलिमेंट तो हैं तो पानी के अंदर ही ना, बाहर तो नहीं है। आगे लिखिए, let one such volume element in the form of cylindrical column मुझे पता है, लिखो, let one such volume element in the form कॉलम, बड़ा पंखा चलाओ जरा वाला, गर्मी हो रही है, या तो एसी चलाओ, इसी से ला दीजिए। चलाओ। एसी का रिमोट कहाँ है गुरु? रिमोट भी लेके आओ बाहर से बेटा। यहाँ नहीं। आगे लिखिए, ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट h एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट h एंड एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन। समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से।
हमने कहा भाई यहाँ पर एक वेसल है जिसके अंदर लिक्विड कंटेन कर रहा है और लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसके सारे एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। फिर हमने कहा कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं जो कि सिलिंड्रिकल शेप में हो। सिलिंड्रिकल शेप में हमने ले लिया है यहाँ पर एक एलिमेंट, ठीक है। तो ये एक कॉलम हमने ले लिया, तो इसका एक एरिया, सिलेंडर है तो एरिया भी होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन भी होगा, है ना। तो हमने एरिया क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया, ए। तो उसका हाइट भी होगा सिलेंडर का, तो उसका हाइट कितना ले लिया, h। समझ में आ रहा है। तो अब इस कॉलम की बात करें, इस कॉलम का टोटल मास कितना है, स्मॉल m, और इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, mg, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इस कॉलम पे इसके कितने फेसेस हो जाएंगे, सर कहेंगे 3 फेस हो जाएंगे, फेस नहीं माफ करना, कितने सरफेस हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे, बिकॉज एक टॉप एक बॉटम है, एक क्रॉस सेक्शन CSA, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, जो कर्व्ड सरफेस, माफ करना क्रॉस सेक्शन में हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। टॉप और बॉटम पे फिर क्या होगा, प्रेशर ऊपर से एग्जर्ट हो रहा है, एक नीचे से। अब मैंने बोला ना लिक्विड के अंदर हमने एक एलिमेंट लिया हुआ है भैया, तो उसके चारों तरफ भी लिक्विड है, तो उसके ऊपर हर तरफ से प्रेशर बिल्ड होगा कि नहीं होगा। प्रेशर कैसे बिल्ड होता है, फोर्स और उसके अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम टॉप और बॉटम की बात करेंगे तो भैया ऊपर से एक फोर्स और नीचे से एक फोर्स लग रहा है, और इसका खुद का वेट जो है वो mg है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतने ही तो फोर्स लग रहे हैं, और उसका हाइट कितना हो गया, h, ठीक है। और अगर आपको इसको समझने में जरा से भी कठिनाई हो रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप एक सिलेंडर ले लो, ठीक है। करने के हजारों तरीके, कोई एक तरीका फिक्स नहीं होता। ये हो गया। ये बॉटल क्यों बार बार ले रहा हूँ भाई, तुम्हारी बॉटल घर नहीं ले जाऊंगा, ये बॉटल में ये जो क्रॉस सेक्शन है बढ़िया है, तो ये देखो ऐसे हाथ में रख दिया भैया, ठीक है। तो एक यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मेरा हाथ लगाना होगा, एक ऊपर से, अब ये इसको यहाँ तुम्हें इमेजिन करना है कि ये ऐसा है, अरे भाई यार ये तो बड़ा ढीला है पकड़ो भैया अपना बॉटल से, हमारा तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ और दो यार, मेरी बॉटल कहाँ गई, आते हो कोई अंदर, काम तो चला ही नहीं, खाली दिया तुम लोग ने, मतलब गजब एकदम। सर सेफ्टी पर्पस पानी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये हो गया एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया नीचे से। अब तुम्हें समझ आ रहा है ये F2 क्या है। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, ऊपर से ओपन है, अगर इसको ओपन कर दिया तो अभी तो सिखाया एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है ऊपर, तो इस लेवल पर ऊपर से लग रहा होगा फोर्स, फोर्स पॉइंट यही तो प्रेशर होता है, ठीक। और इस F1 को डिवाइड कर देंगे पूरे एरिया क्रॉस सेक्शन, तो अपन क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। और mg क्या है, इसके अंदर जो भी लिक्विड होगा वो खुद भी नीचे की तरफ एक mg लगा रहा होगा फोर्स, और नीचे इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, ये इतना ही कह रहे हैं, ठीक। लिखिए इसके अंदर फोर्स F1, फोर्स F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 इंटू A, प्रेशर 1 एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन क्या होगी, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। On the top face of the column, ठीक है। अब हमने बोला है, फिर से समझा दे रहा हूँ, हर एक सेकंड आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, आप सुनते जाइएगा। मैंने बोला था कि ये एक मैंने एक एलिमेंट लिया है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है और हमारे लिक्विड के अंदर पाया गया, इसके ऊपर भी लिक्विड है और इसके नीचे भी, ठीक है। सुनना ध्यान से। अब मैंने कहा कि इसका मतलब जो P1 होगा वो प्रेशर बिल्ड बाई जो भी आपका लिक्विड होगा जो ऊपर की तरफ इसके पाया जाएगा। तो लिखिए P1 इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन द टॉप फेस ऑफ द कॉलम, P1 इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड M है, ठीक है। आप तो समझ ही जाते होंगे। सेकेंड, फोर्स F2 इज इक्वल टू जाएगा P2 एक्टिंगली वर्टिकली अपवर्ड, कहाँ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। At the bottom face of the cylindrical column, at the bottom face
देखिए P2 is the pressure of liquid on the bottom phase. ठीक है, ठंडी में पसीना हो रहा है, ठंडी पड़ी नहीं रही है, पड़ रही ठंडी पे ठंडी, तो पहाड़ों में चला जाएगा तो क्या होगा भाई, तो निकलेगा ही नहीं रूम से, हैं? चलो भाई आगे बढ़े, देखिए थर्ड, weight of the cylindrical column of the liquid acting vertically downward, acting हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक, इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट मोशन में नहीं है, ठीक है। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉलम इज 0 एज द कॉलम इज इन इक्विलिब्रियम, ये भी लिख लो। इसका मतलब है F1 प्लस W माइनस F2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब हो गया P1A प्लस M1G माइनस P2A इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्लियर हो जाएगा अगर आप रीअरेंज कर लें इस पूरे इक्वेशन को, तो P1 माइनस P2 A प्लस mg इज इक्वल टू 0, या फिर P1A प्लस mg इज इक्वल टू P1A क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम P2 निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ P1, तो क्या होगा, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस mg अपॉन A। सही कह रहा हूं क्या, डिवाइड कर दिया सिर्फ A से, हर्षित बेटा फैन बंद करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लो इसको। अगर हम चाहें तो मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, हाइट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे हो रहा है। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वॉल्यूम को लिख सकते हैं सिलेंडर का, एरिया इंटू हाइट और डेंसिटी इंटू जी कर दें, अगर हम इसको mg कर दें तो क्या भाई गलत है क्या, AH रो लिख सकते हैं और ये मास हो गया इंटू जी कर दें, ठीक। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है ये बदल जाएगा, P1 प्लस H रो जी, एरिया कट गया, क्यों भाई। तो व्हाट इज P2, लिखिए P2 इज द एब्सोल्यूट प्रेशर
डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, कोई बात नहीं, बंद कर रहे बेटा। चलो चलो चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करो, उसको लिखो इसके आगे। अच्छा, ये लिखने की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से है नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर तो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, है ना, किससे? P1 से। इसका मतलब क्लियर है कि जितना हम पानी के डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तभी तो समुद्र के डेप्थ आज तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए, नाप पाए हैं। मैं वही बोलने वाला था, जानता था इधर एक्सप्लोर नहीं कर पाए, मतलब वहां तक जा नहीं पाए, है ना। ऑब्जर्व करने के लिए हमें, मतलब हाइट मेजर करने के लिए तो हम वो भाई ईएम वेव यूज कर लेंगे, वो तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अलग अलग रीजन में अलग अलग आ जाएगा, हर जगह इवन नहीं है, ये भी गहराई हर जगह बराबर नहीं है, विचार लो। दूसरी चीज, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर हो जाता है जब हम बहुत डेप्थ में जाते हैं, तो जिस वेसल में जाते हैं वो खुद ही टाइटेनिक देखने गए थे कुछ लोग, बड़े अमीर थे बेचारे, पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाए, है ना। कुछ लोगों का पहले से पैसा था और गए थे टाइटेनिक देखने, जो कि मतलब पहले नहीं पढ़ चुके लोग, उनको क्या देखोगे। और फ्री फंड में अंदर वाला जो प्रेशर है उनका देखो, सुन लो थोड़ा, पढ़ लो, उसके बाद तुम बातें करना। जो इंटरनल प्रेशर है वेसल के अंदर का जो प्रेशर है, वो जो मेंटेन करने वाली मशीन थी वो खराब हो गई, तो प्रेशर अंदर का मेंटेन नहीं हो पाया और दिखेंगे भी नहीं कोई, है ना। आंख भी ढूंढनी पड़ेगी, आंख दिखेंगी कि नहीं, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर, इतना हाई। मैं ये समझना चाहता हूँ, इनका मजाक कब उड़ा रहा हूँ, ये बताता हूँ कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है, अभी एक हम लोग का जो है समुद्र का भी मिशन होने वाला है, जिसमें हम लोग का बना हुआ है वेसल, देखो वो स्फेरिकल शेप की है। कभी नोटिस नहीं किया क्या कि पनडुब्बी भी आगे से देखो स्फेरिकल होती है, मैक्सिमम कभी भी स्क्वायर क्यों नहीं बनाते हैं, है ना। हर चीज को कर्व्ड क्यों होता है, नोटिस नहीं किया है उन्होंने, है ना। कर्व्ड ही होता है हमेशा, अगर नाव देखोगे तो वो भी देखो एक तरह से कर्व्ड होती है, ऐसे फ्लैट क्यों नहीं बना देते, है ना। मैथमेटिक्स प्रिंसिपल और उसमें बायोलॉजी आ जाती है कि वो फोर्स को हटाते हुए आगे बढ़ने, सरफेस टेंशन ना, सरफेस टेंशन भी आ जाता है पूरा। कभी भी अगर देखो कोई भी पानी, अब स्लो मोशन में काम करना, टैप में पहले अपने नल को इतना टाइट कर देना कि एक बूंद पानी गिरे बस, फिर नोटिस करना जब वो अलग होगा तो कौन सा शेप एक्वायर करेगा, स्फेरिकल। वो बूंद जो होती है वो स्फेरिकल होती है, समझ में आया। सबसे स्टेबल शेप होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसका कॉज क्या होता है, सरफेस टेंशन, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रीजन है, चलो लिख लो इसके आगे, लिखो equation 2 shows that absolute pressure at depth equation 2 shows that P2 is greater than P, ठीक है, and the difference pressure is given by P2 minus P1 is equal to H rho, ये हो गया गॉस प्रेशर, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है आपका पास्कल्स लॉ, लिखिए इसके अंदर, पहले लिख लीजिए फिर समझाएंगे। Pascal law states that a liquid exert equal pressure in all direction। पहला क्या है, liquid if the pressure is
in an enclosed fluid is changed at a particular point ये इसी का एक्सप्लेनेशन है point the change is transmitted to every point of the fluid and to the walls of the container. Without being diminished in magnitude. ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। क्या होगा भाई? एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ क्या होगा? लिख लो भाई, अभी तो बताया था। क्रेन लिख लो, हाइड्रोलिक लिफ्ट लिखो, हाइड्रोलिक जैक, ठीक है, क्रेन एटसेट्रा। ठीक है, वेयरेंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पहली बार नहीं पढ़ने जा रहे हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है उसका एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता रहे, क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस फिगर में क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक कार है जो कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है। ठीक है, और एक एंड पर आपका फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। देखो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, हमने क्या बताया, अभी क्या पढ़ाया था पास्कल? हमने क्या बताया कि भैया जितना भी प्रेशर, पहले ही बोल दिया इनक्लोज्ड बोला। इनक्लोज मतलब पैक्ड लिक्विड है ना, दोनों एंड से पैक्ड, कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर जो भी आप डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, प्रेशर क्रिएट करोगे किसी भी एक एंड पर, उतना ही प्रेशर हर जगह पर, मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और वॉल्स पर, हर डायरेक्शन में इक्वली वो क्या होगा? डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। मतलब क्लियर है कि जितना प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ होगा उतना ही प्रेशर। मैंने ये कभी नहीं कहा कि फोर्स बराबर होगा, फोर्स कभी, मैंने कहा रेशियो की क्वांटिटी है भैया, उसी हिसाब से जैसा एरिया क्रॉस सेक्शन वैसा ही फोर्स। लेकिन हमारा P कांस्टेंट होगा हर जगह पर, हर जगह पर P कांस्टेंट होगा। जितना डिस्टरबेंस यहाँ हो, ये डिस्टरबेंस पूरी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगी, इसके दीवार पे भी होगी, हर जितनी डायरेक्शन आप सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रेशर P लगेगा तो इसका मतलब है यहाँ पर फोर्स सेम नहीं हो सकता, बिकॉज एरिया क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया भैया, हमें रेशियो मेंटेन करना था, तो ऑटोमेटिकली फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, बिकॉज डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूमरेटर को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर P की वैल्यू 1/2 थी तो दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? 2/4। ऑटोमेटिकली देखो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, 1/2, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए था इस कार को उठाने के लिए, वो मैंने छोटे से फोर्स की मदद से भी अचीव कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्रेन ऐसे ही काम करती है, वहां बैठते हैं, एक लीवर ऐसे दबाते हैं और यहाँ बड़ा सा कोई भी ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको ध्यान से जब देखोगे तब ये पाओगे उसमें एक सिलेंडर लगा रहता है जो कि हाइड्रोलिक होता है। एक पतली सी पाइप होती है जिसके अंदर अपन प्रेशर
लगा रहे हैं, मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जो लीवर होता है ना, वो क्या कर रहा है, ये F1 क्रिएट कर रहा है। जैसे ही F1 क्रिएट होगा, एक प्रेशर उसके एरिया क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही लिक्विड में प्रेशर आएगा तो दूसरे एंड पर जहां पर आपको कोई चीज लिफ्ट करनी थी वहां पर ही प्रेशर लगेगा और हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन है। चलिए इसके अंदर छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। लिखिए प्रेशर अप्लाइड P1 इज इक्वल टू क्या है, F1 अपॉन P1। ठीक है, प्रेशर अप्लाइड और प्रेशर जो है ट्रांसमिटेड वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 अपॉन ये क्या है, प्रेशर ट्रांसमिटेड। According to Pascal law, P1 is equal to P2। ठीक है, ठीक, तो यहां से हो जाएगा F1 A अपॉन A1 is equal to F2 अपॉन force applied on the car can be calculated by this formula। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है बुयांसी एंड आर्किमिडीज फोर्स। लिखिए बुयांसी के हिसाब से बुयंट फोर्स, इसके अंदर लिखिए इफ अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन फ्लूइड, मतलब क्या होता है, डुबा दिया इन फ्लूइड, it experience an upward force, it experience an upward force due to the fluid surrounding it, due to the fluid surrounding it, this phenomenon of force exerted by fluid on the body is called buoyancy। and force is called buoyant force। or force of upthrust। ऑनलाइन पढ़ रहे सत्यम कह रहे सर ब्रेक ले ले क्या, ऑनलाइन में ब्रेक ले ले भाई, तुम परमानेंट ब्रेक पे ही तो हो। यहाँ बेटा 4 घंटे हो गए इस क्लास में, अभी भी चलते रहेंगे, तुम लोग बैठे थक जा रहे हो। It states that the upward buoyant force
on a body that is partially or totally immersed in a fluid is equal to the weight of fluid displaced by it. Weight of fluid displaced by it. ठीक है? हो गया? अब गुड न्यूज़ ये है कि यहीं पे क्लास एंड होगी और हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे छोटा सा डेरिवेशन इसके लिए अगली क्लास में और पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। उसके बाद करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स के बाद पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है? कल मॉर्निंग में होगी क्या? नहीं होगी। कल क्लास में। थैंक यू।